दोस्तों शायद हिस्टोरिकल मूवीज बनाना थोड़ा आसान होता होगा क्योंकि इसकी कहानी पहले से ही मौजूद होती है, कैरेक्टर्स तय होते हैं, दौर पता होता है और मेकर्स बस गहरा रिसर्च करके उन्हें जिंदा कर देते हैं। सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स और कैरेक्टर सब कुछ एक रेफरेंस के साथ बनाया जाता है। लेकिन बाहुबली एक ऐसी फिल्म जिसका हर एक टुकड़ा, हर एक कैरेक्टर और पूरी दुनिया कल्पना से जन्मी हुई है। एस राजामौली ने एक ऐसी दुनिया बना दी जिसे देखकर लगता है जैसे ये कहानी सच में इतिहास का हिस्सा हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे एस राजामौली ने माहिष्मती की दुनिया खड़ी की थी, कैसे डेवलप हुए थे ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। हम ये भी जानेंगे कि बिना रेफरेंस की ये मूवी बनाना राजामौली और उनकी टीम के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये बिहाइंड द सीन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। एस राजामौली के दिमाग में बाहुबली के हर एक फ्रेम के पीछे विशाल कल्पना जन्म ले रही थी। उस कल्पना को जिंदा करने के लिए 25 स्केच आर्टिस्ट की एक टीम बनाई गई। इन्होंने मिलकर कोई 500 या 1000 नहीं बल्कि 15,000 से भी ज्यादा स्केचेस बनाए, जिसके हर एक रेखा में बाहुबली के विजुअल्स जिंदा हो रहे थे। माहिष्मती राज्य का एरियल व्यू, उसका शानदार मेन गेट, ऊंचे दीवारों से लेकर हथियारों तक, छोटे से छोटे वेपन, वॉर मशीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस और हर एक कैरेक्टर इन आर्टिस्ट की वजह से पहले कागज पर जीवित हुए। बाहुबली की इस विशाल दुनिया को जन्म देने में टीम ने अपना पूरा खून पसीना और अनगिनत समय लगा दिया। ये वही स्केचेस थे जहाँ से बाहुबली का विश्व जीवित होने जा रहा था। बाद में ये सारे स्केचेस मेकर्स ने प्रोडक्शन टीम को सौंप दिए। यहीं से शुरू होती है प्रोडक्शन टीम के मेहनत की असली कहानी। इन स्केचेस को आधार बनाकर उन्होंने माहिष्मती राज्य के दरबार का सेट तैयार किया, जहां मूवी में मंत्रिमंडल की बैठक होती थी और जहां बाहुबली ने न्याय की रक्षा करते हुए उस सेनापति का गला काट दिया था जिसने एक औरत पर हाथ डालने की जरूरत की थी। प्रोडक्शन टीम ने पहले दरबार का एक छोटा डमी मॉडल बनाया ताकि हर कोना, हर स्तंभ और हर तख्त परफेक्टली डिजाइन हो। सेट के चारों ओर ग्रीन स्क्रीन लगाई गई थी ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स टीम बैकग्राउंड को एक्सटेंड करके उसे और भी ग्रैंड और भव्य बना सके। नतीजा ऐसा निकला कि मूवी में ये दरबार किसी महान साम्राज्य के शाही दरबार जैसा लगता है। इसी सेट पर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर शिवगामी देवी और कटप्पा का एंट्री सीन शूट हुआ है, लेकिन उसे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है वीएफएक्स टीम ने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन अगर आप बात करें माहिष्मती राज्य के एरियल व्यू की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा सीन कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए तैयार किया गया था। पहले इसके हर कोने और हर दीवार का एक डिटेल 2D स्केच बनाया गया और फिर वीएफएक्स टीम ने अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत से उस स्केच को एक स्टनिंग दुनिया में बदल दिया, जिसे देखकर लगता है जैसे माहिष्मती सच में इस धरती पर मौजूद हो। आप स्क्रीन पर इसके कुछ वीएफएक्स ब्रेकडाउन देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स शूट करने के लिए मेकर्स को माहिष्मती राज्य का एक ग्रैंड सेट भी तैयार करना पड़ा था। इस सेट पर माहिष्मती के अंदर के सीन शूट किए गए थे, जैसे कि देवसेना का टॉर्चर सीन, भल्लाल देव का राज्याभिषेक, उसके सोने की प्रतिमा स्थापना करने का आइकॉनिक मूवमेंट एटसेट्रा। इस सेट के स्केचेस मेकर्स ने ऑलरेडी तैयार करके रखे थे। उसी के रेफरेंस पर सबसे पहले एक डमी मॉडल मेकर्स ने डिजाइन किया। उसी मॉडल का रेफरेंस लेकर प्रोडक्शन टीम काम पर जुट गई। प्रोडक्शन टीम और कारीगरों की मेहनत ने एक खूबसूरत सेट तैयार कर दिया। यह सेट रामोजी फिल्म सिटी के अंदर लगभग 25 करोड़ में फैला हुआ था। इस सेट का सबसे खास हिस्सा था यह 6 हॉर्सेस स्टैचू वाला एरिया। इन स्टैचूज को प्रोडक्शन टीम ने एक्चुअल साइज में तैयार किया था, जिसके मेकिंग प्रोसेस के समय के कुछ बीटीएस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो मेन गेट के हाथी आप फिल्म में देखते हैं वो भी सच में इतने बड़े साइज में बनाए गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कैसे क्रेन की मदद से इस बड़े स्टैचू को सेट पर रखा जा रहा है। सेट तैयार होने के बाद इसे व्यू स्क्रीन से कवर किया गया, जिससे वीएफएक्स टीम को बैकग्राउंड एक्सटेंड करने में आसानी हो। अब कुछ सीन के रॉ फुटेज एग्जांपल्स देख लीजिए, जिसे वीएफएक्स का इफेक्ट ऐड करके कैसे बनाया गया था। लेकिन ये बड़ा हाथी पूरी तरह से सीजीआई मॉडल है, जो बिल्कुल असली हाथी जैसा लगता है। एस राजामौली की हर एक फिल्म की एक खास पहचान रही है। वो अपने विलन को इतना पावरफुल बनाते हैं कि कहानी का रूप पूरा ही बदल जाता है। इसलिए मूवी में जब पाप अपने शिखर पर होता है तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ से हीरो का असली रूप सबके सामने आता है और वहीं से हीरो सिर्फ एक इंसान नहीं, लोगों के लिए एक मसीहा बन जाता है। इसलिए जो कहानी एस राजामौली दिखाना चाहते हैं वो और भी इंटरेस्टिंग और कन्विंसिंग बन जाती है। सेम फॉर्मूला राजामौली ने बाहुबली के लिए भी अपनाया था। भल्लाल देव एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया गया कि उसकी ताकत, उसका घमंड और उसकी निर्दयता माहिष्मती के हर एक कोने में दर्द और खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी।
इस कैरेक्टर के लिए मेकर्स को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो 6 फुट लंबा और शक्तिशाली हो, जिसका हर एक कदम ताकत का एहसास करा दे। इसलिए मेकर्स ने पहले ही इस कैरेक्टर का एक डिटेल स्केच तैयार किया था, जिसमें उसकी हाइट, उसके कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल और हर एक एक्सप्रेशन तक डिफाइन किया गया था। तब जाके एस.एस. राजामौली ने राणा दग्गुबाती को इस रोल के लिए कास्ट किया, क्योंकि उनसे बेहतर कोई भी ये रोल नहीं निभा सकता था। राणा भी राजामौली के विश्वास पर खरे उतरे। राणा की पर्सनैलिटी नॉर्मली काफी टॉल और मस्कुलर है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रोल के लिए अपने आप को तोड़कर दोबारा बनाया। उन्होंने जिम में कठिन मेहनत करके मसल गेन किए और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर अपने अंदर एक ताकतवर रूह डाल दिया। इस ट्रेनिंग के वक्त उन्हें दर्द भी सहना पड़ा। उनका ये जो स्पेशल हथियार था गदा, उसे चलाने की बार बार रिहर्सल्स उन्हें करनी पड़ती थी। इस मूवी के लिए उन्हें स्पेशल तलवारबाजी भी सीखनी पड़ी थी। एक विलन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इतना हार्डकोर प्रिपरेशन शायद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। क्या आपकी नजर में और दूसरा कोई विलन कैरेक्टर है जिसे निभाने के लिए एक्टर का दम निकल गया था? इस कैरेक्टर को और भी पावरफुल दिखाने के लिए मेकर्स ने उसकी एंट्री को एक पावरफुल मूवमेंट बना दिया। ये एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस था जिसमें हमने भल्लाल देव और एक महाशक्तिशाली सांड के बीच टक्कर देखी। इस सीक्वेंस को इतने ग्रैंड लेवल तक पहुंचाना वीएफएक्स टीम के कमाल का सबूत है। इसके रॉ फुटेजेस एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन के सामने रामोजी फिल्म सिटी में शूट किए गए थे, जहां मेकर्स ने एक सांड का डमी मॉडल बनाकर एक्शन कोरियोग्राफ किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैसे इस आदमी ने सांड के मुंह का डमी मॉडल पकड़ा हुआ है और राणा आगे सच में एक बड़ा सांड हो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। इस सीन के कुछ और एक्सक्लूसिव वीडियोस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एस.एस. राजामौली के बाद अगर कोई है जिसने इस मूवी को इस मुकाम तक पहुंचाया है तो वो है प्रभास। इस मूवी में प्रभास ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग रोल्स निभाए हैं। पहला, अमरेंद्र बाहुबली, एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा। दूसरा, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र का बेटा, जिसमें अपने पिता जैसा जुनून और अपनी माँ के लिए बदले की आग थी। और तीसरा, शिवड़ू, मतलब महेंद्र का बचपन वाला कैरेक्टर, जिसका जीवन गरीब गांव वालों के बीच साधारण पर खुशहाल जिंदगी जीते हुए गुजरा। इन तीनों कैरेक्टर्स को एक ही एक्टर ने पर्दे पर जीवित करना, यही प्रभास की असली कमाल थी। प्रभास का शिवड़ू वाला कैरेक्टर मूवी में कमाल कर देता है। उसका ये आइकॉनिक सीन है जब वो 1500 फीट ऊंचा वाटरफॉल चढ़कर माहिष्मती राज्य में पहुंच जाता है। इस ब्रेथ टेकिंग सीक्वेंस के लिए प्रभास ने जबरदस्त मेहनत की। इसका कुछ पोर्शन केरला में शूट किया गया था और इस स्टंट को परफेक्ट करने के लिए प्रभास ने रियल लोकेशन पर 3-4 दिनों तक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रभास इस एक्शन की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस पूरे सीक्वेंस पर एक अलग वीडियो बननी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ये बिहाइंड द सीन शॉट्स देखिए, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि प्रभास ने बाहुबली के लिए कितनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन दिखाया है। मेकर्स ने सबसे पहले प्रभास के कैरेक्टर के लिए कई अलग अलग स्केचेस डिजाइन किए। इन्हीं स्केचेस के जरिए बाहुबली का लुक और उनके कॉस्ट्यूम फाइनलाइज हुए। इस रोल के लिए प्रभास को अपनी बॉडी पर भी पूरी तरह काम करना पड़ा था। अमरेंद्र बाहुबली के रूप में उन्हें मस्कुलर और स्ट्रांग दिखना था, इसलिए उन्होंने वेट गेन किया। लेकिन जब बात आई शिवड़ू और महेंद्र के रोल की तो उन्हें फिर से वेट लॉस करना पड़ा था। इतना ही नहीं, प्रभास ने तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली। उन्होंने हर एक मूवमेंट, हर एक स्टंट खुद सीखा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रभास तलवारबाजी की रिहर्सल्स में कितना डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो देवसेना के कैरेक्टर में रामायण की सीता का एक गहरा शेड दिखाई देता है। देवसेना भी एक ऐसी स्त्री थी जिसे एक महापुरुष मिला जो उसके लिए सबके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता था। राजकुमारी होने के बावजूद उसने अपनी जिंदगी में वो दर्द झेला जैसा सीता माँ ने वनवास के दौरान झेला था। बस फर्क इतना था कि सीता माँ ने वन में दर्द झेला और वो भी रावण की लंका में बंदिश रहते हुए, और देवसेना ने माहिष्मती के राजमहल में 25 साल तक अत्याचार सहा। लेकिन उन दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ने अपनी मर्यादा और अपनी शक्ति को कभी भी नहीं तोड़ा। देवसेना का कैरेक्टर यही सिखाता है कि एक स्त्री चाहे कितना भी दुख क्यों ना सहे, अगर उसके अंदर सच में स्वाभिमान और जुनून हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता। एक स्त्री सच में संयम और शक्ति का प्रतीक होती है। इसलिए मेकर्स को एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करना था जो दिखने में भी खूबसूरत हो और उतनी ही शक्तिशाली और बहादुर भी। देवसेना के कैरेक्टर के लिए मेकर्स ने सबसे पहले एक डिटेल स्केच बनाया, जिसमें उसके कॉस्ट्यूम्स, आंखें, आईब्रोज और उसकी बिंदी तक का शेप फाइनलाइज किया गया था, क्योंकि एस.एस. राजामौली चाहते थे कि देवसेना का एंट्री सीन एक आइकॉनिक सिनेमैटिक मूवमेंट बन जाए।
इस रोल के लिए कास्ट की गई थी अनुष्का शेट्टी और उन्होंने राजामौली के विश्वास को पूरी तरह से सही साबित किया। देवसेना के कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और उसकी हेयर स्टाइल को सबसे पहले स्केच आर्टिस्ट ने हूबहू कागज पर उतारा और वही स्केचेस के आधार पर बाद में देवसेना का लुक फाइनलाइज हुआ, जो मूवी में एकदम खूबसूरत लगता है। इस रोल के लिए अनुष्का शेट्टी ने अपना वेट गेन किया और युद्ध कला और तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी ली। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैसे अनुष्का तलवारबाजी की रिहर्सल्स कर रही है। बाहुबली के साथ अगर इस मूवी का कोई और कैरेक्टर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ तो वो था कटप्पा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल उस वक्त देश के कोने कोने में गूंज रहा था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके जुबान पर बस यही बात थी, क्योंकि कटप्पा इस कहानी का एक ऐसा महत्वपूर्ण कैरेक्टर था जिसने पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम किया। इस आइकॉनिक रोल को प्ले किया है सत्यराज जी ने। मेकर्स ने उनके लिए थोड़ा अलग लुक डिजाइन किया था। मेकअप आर्टिस्ट ने सत्यराज जी के स्किन टोन को एक खास रस्टिक शेड दिया था ताकि उनका रूप एक अनुभवी सैनिक जैसा लगे। उनकी जो घनी दाढ़ी दिखाई गई थी वो असली नहीं थी, बल्कि स्पेशल डिजाइन की गई एक फेक बियर्ड थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सेट पर मेकअप आर्टिस्ट को उन्हें दाढ़ी लगाते हुए। इसके लिए मेकर्स ने अलग अलग स्केचेस बनवाए थे और फिर प्रोडक्शन टीम ने सत्यराज जी के हेड का एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया। बाद में उस टॉप को इतनी सफाई और परफेक्शन के साथ बनाया गया कि कटप्पा का लुक और भी ऑथेंटिक और यूनिक लगने लगा। बिजल देवा, अगर आप इस कैरेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें महाभारत के शकुनी मामा का एक गहरा शेड नजर आएगा। जैसे शकुनी दुर्योधन को हमेशा भड़काता था, उसे गंदी राजनीति सिखाता था, वैसे ही बिजल देवा भी अपने बेटे भल्लाल देव के कान भर रहा था, उसे बाहुबली के खिलाफ उकसाता रहता था। मूवी में इस कैरेक्टर को अपाहिज रूप में दिखाया गया है, जिसका एक हाथ अनिकामी था। इस शक्तिशाली और चालाक कैरेक्टर को प्ले किया है ग्रेट एक्टर नसीर जी ने। आप इस बिहाइंड द सीन क्लिप में देख सकते हो किस तरह मेकर्स ने उनका वीक हाथ दिखाने के लिए एक नकली हाथ का मॉडल मेकअप के जरिए तैयार किया था और मेकअप के जरिए उनके असली हाथ पर कैसे वो फिट किया जाता था। मेकअप आर्टिस्ट इतना केयरफुली वो मॉडल अटैच करते थे ताकि कैमरा पर वो परफेक्टली नेचुरल लगे। आप इस बीटीएस क्लिप में नोटिस करोगे नसीर जी का हाथ एक ग्रीन कपड़े से ढका हुआ नजर आता है। इसका मतलब था कि सीन के बाद वीएफएक्स टीम ने उनके हाथ पर डिजिटल इफेक्ट का इस्तेमाल करके उसे कमजोर और विकलांग दिखाया है। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि खुद एसएस राजामौली नसीर जी को सीन का एक्सप्रेशन और मूवमेंट समझा रहे हैं। ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है और इसकी दुनिया एसएस राजामौली के अनोखे थॉट प्रोसेस का परिणाम है। ये हम वीडियो के शुरुआत में ही कह चुके हैं। राजामौली सर ने जो भी मूवी में दिखाया वो हर एक चीज उनकी सोच से जन्म लेती है। जैसे कि मूवी में दिखाए गए वेपन्स, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर हथियारों को डिजाइन किया, लेकिन उससे पहले स्केच आर्टिस्ट के साथ मिलकर उन्हें कागज पर उतारा और फिर वो स्केचेस प्रोडक्शन डिजाइनर साबू साइरल को दिए गए। फिर उसी आधार पर उनकी टीम ने हजारों वेपनरी तैयार की है, जिसमें तलवार, हेलमेट, ढाल और अनेक हथियार शामिल थे। टीम ने सिर्फ डिजाइन ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखा, क्योंकि अगर ये तलवारें पूरी तरह से पुराने जमाने जैसे स्टील की बनाई जाती तो वो बहुत ही भारी पड़ती और एक्टर्स को उन्हें हैंडल करने में परेशानी होती। इसलिए प्रोडक्शन ने स्टील के बदले कार्बन फाइबर जैसे लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया, जिससे वेपन रियलिस्टिक तो दिख रहे थे लेकिन उन्हें आसानी से हैंडल भी किया जा सकता था। अब बात करते हैं उन वॉर मशीन्स की जो बाहुबली में यूज हुए हैं। इन वॉर मशीन्स को भी प्रोडक्शन टीम ने एक्चुअल में तैयार किया था। आप इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हो कि कैसे प्रोडक्शन डिजाइनर साबू साइरिल इस छोटे से मॉडल के साथ ट्रायल ले रहे हैं। दोस्तों, आज हमने डिटेल में देखा कि आखिर एसएस राजामौली ने इस काल्पनिक ऐतिहासिक मूवी को कैसे बनाया। अब आपको पता चला होगा कि आखिर एसएस राजामौली को मूवी बनाने के लिए 5 साल क्यों लगते होंगे। इस बंदे के बारे में बस एक ही बात कह सकते हैं, हैट्स ऑफ। द प्राउड ऑफ इंडियन सिनेमा। एसएस राजामौली के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।